नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। विगत अंक में मैंने आपके समक्ष अपने चैनल का 100वां वीडियो पेश किया था। देखिए, मेरे द्वारा अपलोड किए गए लगभग 90% वीडियो का संबंध सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियमावली, सहकारी सोसाइटी की विधियाँ, सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं और सहकारिता विभाग से संबंधित समसामयिक मुद्दे पर आधारित है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी अध्ययन और परिश्रम करने की जरूरत पड़ती है और इसके पीछे उद्देश्य कोई आर्थिक लाभ कमाना नहीं है, बल्कि उद्देश्य सहकारिता परिवार से जुड़े लोगों को, चाहे वह अध्यक्ष हों, कार्यकारिणी के सदस्य हों, सामान्य सदस्य हों, सहकारिता विभाग के अधिकारी हों, जिसमें सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी और विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत लिपिकी वर्ग के कर्मी हैं, उनके समक्ष जो सुसंगत जानकारी होनी चाहिए उन्हें उपलब्ध कराना है। प्रायः होता है कि जानकारी के अभाव में हमारे कई कर्मियों से जाने अनजाने में गलती हो जाती है और वह उनके विरुद्ध कार्रवाई का एक आधार बन जाता है और कभी कभी उसी को की आड़ में अधिकारियों और अन्य कर्मियों की पदोन्नति को भी रोका जाता है। तो आज के ज़माने में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे पास सूचनाएं हों, हमारे पास जानकारी हो। और सहकारी समितियां या सहकारिता विभाग एक जटिल क्षेत्र है और हम लोग इसके बारे में कहते हैं कि हम लोग ज़िंदगी भर यहाँ नौकरी करते हैं, 30 साल 32 साल रिटायर कर जाते हैं, तब भी नहीं समझ पाते हैं कि सहकारिता आखिर है क्या। और जो हमारा सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 है, उसके बारे में तो यह विख्यात है कि जितनी बार हम उसको पढ़ते हैं उसमें हमें नयापन मिलता है और एक ही सेक्शन की 2 अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं और दोनों व्याख्या सही हो सकती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो जटिलता है उसको कुछ दूर करने में मैं सहायक हो सकूं और कहाँ तक मेरा प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहा है यह तो समय बताएगा। विगत 4 अंक से मैं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा आहूत बैठक के संदर्भ में वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो का संदर्भ भी उसी बैठक से है, लेकिन इस बैठक के माध्यम से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जो मुद्दे उठाए हैं वे बहुत ही समसामयिक मुद्दे हैं और इस पर मंथन करना और इसका जवाब खोजना हम सभी सहकारिता विभाग के सदस्यों की जिम्मेवारी है। यदि इन प्रश्नों का जवाब हम खोज लेते हैं, विभाग इन प्रश्नों का जवाब उपस्थित कर देता है, तो क्षेत्र में जो क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसमें कुछ राहत की उम्मीद बनती है, खासकर निर्वाचन के क्षेत्र में। अब मैं शुरू करता हूं और मेरा आज का वीडियो का संदर्भ कंडिका 11 और अन्य कंडिकाओं से है, जिसे बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने अपने एजेंडा में रखा है। कंडिका 11 में कहा गया है कि नए व्यापार मंडलों में कोरम के अभाव में निर्वाचन कराने में कठिनाई हो रही है। सही बात है कि बस 2010 के बाद हम लोगों ने नई विधि के अनुसार नए प्रखंडों में व्यापार मंडल का निबंधन करना शुरू किया और नए व्यापार मंडल की विधि में 2 ही तरह के सदस्य थे। प्रथम वर्ग में प्राथमिक कृषि साख समितियां और दूसरे वर्ग में अन्य सहकारी समितियां। परंतु कोरम के अभाव में अभी भी 100 से अधिक ऐसे व्यापार मंडल हैं जिनका निर्वाचन संपन्न नहीं हो पाया है और यह लोकतंत्र के लिए एक सुखद स्थिति नहीं है। प्राधिकार के पत्र में कहा गया है कि कोरम के अभाव का मुख्यतः 2 कारण है। पहला कारण संख्या के कारण कोरम का अभाव बताया गया है। इसमें कहा गया है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 की उपधारा 2 के अंतर्गत केंद्रीय सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 15 निर्धारित है।
अब हम सब जानते हैं कि व्यापार मंडल एक केंद्रीय सहकारी समिति है। हमारे यहाँ मोटे तौर पर 3 तरह की सहकारी समितियाँ हैं: प्राथमिक सहकारी समिति, केंद्रीय सहकारी समिति और शीर्ष सहकारी समिति। तो व्यापार मंडल एक केंद्रीय सहकारी समिति है और अधिनियम ने इसके प्रबंध समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 15 निर्धारित की है, परंतु कोई न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई है। यह एक सोचने की बात है कि एक ने अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की है, लेकिन किसी न्यूनतम सदस्य संख्या के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। प्राधिकार के पत्र में निबंधक सहयोग समितियां के पत्रांक 4996 दिनांक 1/11/23 की चर्चा की गई है, जिसमें सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सहकारी समिति में बोर्ड के पदधारियों सहित निदेशकों की न्यूनतम संख्या 12 रहेगी। इसके अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए अभियान चलाकर समितियों की विधियों में संशोधन करने का निर्देश निबंधक महोदय के प्रासंगिक पत्र में दिया गया है। निबंधक महोदय के पत्रांक के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ, उसके आलोक में प्राधिकार को भी इस व्यवस्था के बारे में सूचित किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि एकल पदों पर आरक्षण नहीं होगा। न्यूनतम पद 12 हैं और हमको लगता है कि इस पत्र में के लिए तो या तो सभी सहकारी समितियों के लिए है। न्यूनतम पद का निर्धारण 12 किया गया है। कहा गया है कि एकल पद का आरक्षण नहीं होगा, परंतु शेष 12 पदों पर आरक्षण होगा, जैसा प्राधिकार के पत्र में कहा गया है। मैं इसका उल्लेख कर रहा हूँ। और प्राधिकार ने कहा कि यहाँ समस्या यह है कि नवसृजित प्रखंडों में व्यापार मंडल से संबद्ध होना समितियों को है, सहकारी समितियों को है, और कई जगह है कि व्यापार मंडल में 12 सहकारी समितियाँ भी संबद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए कोरम के अभाव में उनका चुनाव बाधित हो जाता है। प्राधिकार के पत्र में दूसरा बिंदु कहा गया है जातिगत आरक्षण की स्थिति के कारण कोरम का अभाव। यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति की जाति होती है, परंतु किसी सहकारी सोसाइटी की कोई जाति नहीं होती है। नए व्यापार मंडल में कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, प्राथमिक सहकारी सोसाइटियाँ ही सदस्य होती हैं। फिर भी निबंधक सहयोग समितियाँ का पत्रांक 4992 दिनांक 1/11/13 एवं पत्रांक 4996 दिनांक 1/11/13 का पत्र जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की ओर संकेत करता है। और पत्र में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 14 की धारा 2 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें आरक्षण वर्जित करने की व्यवस्था है, परंतु इस तरह की कोई नई व्यवस्था सरकार की तरफ से नए व्यापार मंडल के लिए नहीं की गई है। देखिए, इस संबंध में मैं आपसे 2 बिंदुओं की चर्चा करना चाहूँगा। इस संबंध में सबसे बड़ी बात है कि संख्या के कारण कोरम के अभाव की समस्या को दूर करने के लिए निबंधक सामूहिक समितियाँ के पत्रांक 4882 दिनांक 24/6/2022 के द्वारा नए व्यापार मंडलों के प्रशासक को सहकारी समितियों को सदस्यता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया था, परंतु प्राधिकार ने निबंधक के इस पत्र को अस्वीकृत कर दिया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14(10) और धारा 41 के बंदों को इस पत्र में कंबाइन कर दिया गया है। देखिए, 14 बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 14 की धारा 10 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी सहकारी समिति की प्रबंध समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार कराने में समय सफल रहता है, तो प्रबंध समिति स्वतः अक्रमित हो जाएगी और वहाँ प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी और इस प्रशासक की जिम्मेवारी प्रबंध समिति के जल्द से जल्द प्रबंध समिति का निर्वाचन कराना होगा। प्रशासक का यही कर्तव्य निर्धारित किया गया है। लेकिन जो हमारे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 41 की धारा 4 है, उसमें प्रशासक को प्रबंध समिति के सभी दायित्व सौंपे गए। चलिए, अब बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को यह आपत्ति है कि जो निबंधक के महोदय के पत्र द्वारा प्रशासक को नए व्यापार मंडल में सदस्य बनाने का आदेश दिया गया था, वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो AIR 1997 SC 2925 में रिपोर्टेड है
उसके स्पिरिट के अनुरूप नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संदर्भ दिया था प्रासंगिकवाद में कि प्रशासक, हालांकि एलपी संदर्भ दूसरे राज्य का है, प्रशासक सदस्यता नहीं प्रदान कर सकते। अब बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जो निबंधक के पत्र को स्वीकृत कर दिया, उस पर माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक समादेश याचिका संख्या 4521/2023 दायर हुआ। इसमें उच्च न्यायालय में काफ़ी तर्क वितर्क हुआ और माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्र को निरस्त कर दिया। यद्यपि निबंधक के पत्र की वैधता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी गई, लेकिन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्र को निरस्त कर दिया गया और बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को यह निर्देश दिया गया कि वे समस्त स्थिति की समीक्षा करें और सभी पक्षों को सुनकर अग्रतर कार्रवाई करें। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का कहना है कि उन्होंने पत्र लिखकर निबंधक सहयोग समितियां से उनका पक्ष माना, लेकिन कोई पत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण अभी भी अनिर्णय की स्थिति है। तो इस संबंध में तो कोई ना कोई फैसला लेने की जरूरत है। और देखिए, जहाँ तक जातिगत आरक्षण की स्थिति के कारण कोरम के अभाव का प्रश्न है, तो उसमें बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम में स्थिति बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 में प्रावधान है। अब प्रावधान मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। परंतु और यह कि उपयुक्त प्रंतुक में यथाभित स्थानों के आरक्षण के ध्येय से राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा ऐसी समितियों अथवा समितियों के वर्ग को जिनमें सदस्यों के रूप में इंडिविजुअल शामिल नहीं है अथवा जिनमें उपयुक्त आरक्षण श्रेणियों के सदस्य नहीं है को अवर्जित कर सकेगी। और प्राय है धारा 14 में कि राज्य सरकार चाहे तो सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा यदि किसी सोसाइटी में आरक्षित वर्ग के सदस्य नहीं है या कोई किसी सोसाइटी के सदस्य इंडिविजुअल नहीं है, तो वहाँ आरक्षण के प्रावधान को अवर्जित कर सकती है। लेकिन यह अधिकार केवल राज्य सरकार को है। राज्य सरकार को एक आदेश निकालना होगा, एक संकल्प निकालना होगा। जैसे कि हमने PVCS के संदर्भ में देखा है, तो राज्य सरकार का संकल्प है कि प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति में या में कोई आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो इसलिए यदि एक रास्ता यही बनता है कि राज्य सरकार एक संकल्प जारी करे। राज्य सरकार के संकल्प के बिना यदि हम किसी सहकारी समिति में आरक्षण नहीं देते हैं तो यह नियम का घोर उल्लंघन है। इवेन कि यदि कोई सहकारी समिति का निबंधन करना हो, कोई नया सहकारी समिति का निबंधन करना हो, उसके बाईलॉज में आरक्षण के संबंध में कोई चर्चा भी नहीं की गई हो, तब भी निबंधन करने से पहले निबंधन पदाधिकारियों को देख लेना चाहिए कि राज्य सरकार ने सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उस सहकारी समिति के लिए आरक्षण को अवर्जित किया है कि नहीं, और यदि अवर्जित नहीं किया है तो आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। तो एक सही सुझाव है कि हाँ, धारा 14 के अंतर्गत राज्य सरकार नए व्यापार मंडल में इस पर सोच सकती है। देखिए, अब बहुत सारी ऐसी भी सहकारी समितियां हैं जिसका संदर्भ बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने दिया है, जहां जो खासकर किसी खास वर्ग के लिए है, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सहकारी समिति जो है राज्य स्तर पर है, तो वहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना में कठिनाई है। तो इस संबंध में राज्य सरकार अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत भी आदेश जारी कर सकती है। तो देखिए, अब इस वीडियो का संदर्भ मेरा यहीं समाप्त होता है और इस तरह एक सीरीज़ के माध्यम से मैंने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्र में जो मुद्दे उठाए गए थे और जो हमको बहुत अच्छे लगे, तो मैंने बहुत ही गहन ढंग से उन मुद्दों को उठाया गया है। उस पत्र को खासकर पढ़ने की जरूरत है और इसका संदर्भ न केवल बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की बैठक से है, बल्कि ये दिन प्रतिदिन के काम से है, रोज़मर्रा के काम से है, जिसमें हमें सामना करना पड़ता है। तो मैंने कोशिश की है कि जो इन मुद्दों के संबंध में आपसे कुछ चर्चा करूं ताकि आपका संदर्भ स्पष्ट हो सके। और मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि मेरा जो प्रयास है, यह प्रयास एक छोटा सा प्रयास है, ये आपके सहयोग के लिए है। और जो मेरी जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियमावली, सहकारी सोसाइटी की विधियाँ या सहकारिता विभाग की योजनाएँ या सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो समय पर दिए जा रहे निर्णय हैं, उन सबों को आप तक पहुंचाऊं और आप उसका लाभ ले सकें। और यह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, न केवल हमारे विभाग के अधिकारी हैं जो बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा के हों या बिहार अंकेक्षण सेवा संवर्ग के हो, हमारे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हों, हमारे अंकेक्षण पदाधिकारी हों, विभिन्न मुफस्सिल कार्यालयों में कार्यरत हमारे लिपिक वर्ग संवर्ग के हों, या फिर क्षेत्र में जो हमारे सहकारी समितियों के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं,
उनको इसको समझने की ज़रूरत है ताकि गलती कम हो सके और सहकारिता का काम सुचारू रूप से चल सके। फिर धन्यवाद, मिलेंगे अगले अंक में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।